जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टॉपर साइकिल के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। टॉपर साइकिल परिवार का केवल एक ही मोटिव है, क्या शिक्षा जगत में जो ऑनलाइन क्रांति फैली हुई है उस क्रांति को एक चरम सीमा पे लेके जाना, उस क्रांति को एक ऐसे मुकाम पे लेके जाना जहां पर विद्यार्थी अगर किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं वहां पर उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। जितने भी क्वेश्चन आए सब हमारे टॉपर साइकिल परिवार के द्वारा प्रोवाइड किए गए क्वेश्चन की सीरीज से आएंगे। आइए, सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के दिन में सभी विद्यार्थियों को माता रानी की कृपा से उन्हें दिन प्रतिदिन उन्नति और विकास के पथ बढ़ते रहिए। आइए, बिना किसी विलंब के आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्लास का है कि बलवंत राय मेहता, क्या बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? क्या बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? देखिए, बलवंत राय मेहता समिति जो है, क्या बलवंत राय मेहता समिति क्या है? ये पंचायती राज से संबंधित है। क्या पंचायती राज से संबंधित है? देखिए, पंचायती राज से संबंधित मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। देखिए, सबसे पहले पंचायती राज किसका विषय है? आर्टिकल 243। क्या आर्टिकल 243 ए से लेकर के ओ तक इसमें पंचायत के बारे में बताया गया है। अगर पूछेगा कि डीपीएसपी के थ्रू बताना कि भाग 4 के क्या जो भाग 4 है संविधान का, इसमें आर्टिकल 36 से 51 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। इसमें किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 40 में। क्या आर्टिकल नंबर 40 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, क्या 73वां संविधान संशोधन 1992, क्या 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल 243 ए से लेकर के ओ तक इसमें पंचायती राज का जिक्र किया गया है। उस समय इसमें कितने विषय थे? जब इसमें पंचायती राज संशोधन किया था उस समय 29 विषय, कितने 29 विषय थे। ठीक, उसके बाद पूछेगा आखिर पंचायती राज क्या, पंचायती राज किसका विषय है? तो ये बताना आपको राज्य सूची का विषय है। किसका? राज्य सूची का विषय है। पंचायतों में क्या होगा, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि पंचायतों को चलाने के लिए एक एनडीसी क्या नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी राज्य विकास परिषद की स्थापना हुई थी। उसका स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त, क्या 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना हुई थी। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना। एनडीसी की क्या बोलते हैं? राज्य विकास परिषद। क्या बोलते हैं? नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये क्या होता है? ये होता है क्या, इसे बोलते हैं सुपर कैबिनेट। जब पूछेगा सुपर कैबिनेट किसे बोलते हैं तो आपको बताना है कि सुपर कैबिनेट जो है वो एनडीसी को कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं सुपर कैबिनेट? क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक, ये चीज़ें आपको हो गई। उसके बाद जो समिति से बारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अब तो मैं इस पर डिस्कशन करने वाला हूँ कि बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई? तो 1557, क्या 57। देखो 1555, 1955, 57 से संबंधित आपको बताते हैं। देखिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई। इन्होंने क्या किया, क्योंकि इसमें 3 अक्षर हैं, बलवंत एक हो गया, राय मेहता। बलवंत राय मेहता मतलब इन्होंने एक बलवंत नाम हो गया, फिर राय, फिर मेहता। इसका मतलब इन्होंने कितने स्तर पंचायत की बात करी? त्रिस्तरीय पंचायती की व्यवस्था की बात की। त्रिस्तरीय मतलब आपको भी मैप के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। उसके बाद बलवंत राय के बाद आया 1957 के बाद 1977 में किसने आया? अशोक मेहता समिति। क्या? अशोक मेहता समिति। इसमें किसका जिक्र किया गया? इसमें अशोक और मेहता 2 अलग अलग नाम हैं, इसलिए इसमें क्या आ गया? 2 स्तरीय पंचायती राज की बात की गई। क्या? 2 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की बात कही गई। एक होगा इसमें क्या, एक जिला स्तर पे होगा, एक मंडल स्तर पे। किस पर? एक जिला स्तर पे होगा, एक मंडल स्तर पे होगा। मंडल यानी ब्लॉक स्तर पे। लेकिन जो त्रिस्तरीय की बात किया गया इसमें 3 स्तर था। क्या क्या? एक ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, और उसके बाद जिला स्तर पे क्या, मंडल स्तर पे क्या होगा? मंडल स्तर पे यहाँ पे होगा मंडल पंचायत होगा। क्या? एक मंडल स्तर पे था और एक जिला पंचायत थी। क्या? जिला स्तर पे क्या थी? जिला पंचायत। ठीक, इसमें क्या क्या हुआ? जिला पंचायत का जो हेड होता था वो जिला अध्यक्ष होता था। कौन? जिला अध्यक्ष होता था। मंडल पंचायत का जो हेड होता था वो कौन होता था? ये होता था इसका, हाँ, ग्राम पंचायत का आप लोग देख लीजिए, ग्राम पंचायत का होता था हेड कौन होता? मुखिया। क्या? मुखिया। और मंडल का कौन होता था? ब्लॉक प्रमुख, जिसे बोलते हैं प्रमुख, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक प्रमुख। ठीक, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और इसमें होता क्या है,
जो ग्राम स्तर पे होता है, इसमें ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, क्या जनता जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन। जब पूछेगा ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है उसका निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। जो सरपंच यानी मुखिया होता है, जो प्रधानी लड़ेगा, उसके लिए मिनिमम आय कितनी होगी, 21 ईयर। कितनी, 21 ईयर होगा। ग्राम प्रधान लड़ने के लिए कितना साल चाहिए, मतलब अगर आप 21 साल के हो गए तो आप प्रधानी लड़ सकते हैं। ठीक, प्रधानी आप क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए ये तो ग्राम, उसके बाद वोट डालने की उम्र, अगर पूछेगा वोट डालने की उम्र कितनी होती है, तो 18 साल। कितना, 18 साल में आप वोट डालने की उम्र हो जाती है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद इसमें बलवंत राज मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, उसके बाद एक समिति है GV.K. राव। क्या, GV.K. राव, GV.K. राव समिति। ये कब आई थी आपको बताना है, 1985 में। क्या, 1985 में। उसके पास क्या है, PK थुंगन। क्या, PK थुंगन समिति, PK थुंगन जो समिति है ये कब आई थी, 1986 में। क्या, 1986 में। जो GV.K. राव समिति थी इन्होंने चतुर्थ स्तरीय, क्या 4 स्तरीय की बात की थी। ठीक, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बलवंत राय मेहता समिति कब आई, 1957 में। पंचायती राज क्या था, एक राज्य सूची का विषय, पंचायती राज मैंने कहा राज्य सूची का विषय है। इसमें जो चीज़ें थी आपको बता दी। आइए देखिए, तुमको दिखाया ये मैप के द्वारा, ग्राम पंचायत होगा सबसे निचले स्तर पर, उसके पंचायत समिति होगी, उसके ऊपर जिला पंचायत होगी। ये बलवंत राय मेहता समिति के अकॉर्डिंग थे। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, क्या भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। देखिए तो 84वां संविधान संशोधन सन 2002 का था। इसमें ये बताया गया कि लोकसभा की सीटों की संख्या और विधानसभा की सीटों की संख्या में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यानी जो 545 सीटें हैं, ये 545 सीटें 2026 तक ऐसी बनी रहेंगी लोकसभा की सीटें। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के बारे में मैंने क्या बताया था, लोकसभा के बारे में बताया था कि एक संसद होती है, संसद के अंतर्गत इसके दो भिन्न, संसद के अंतर्गत दो इसके पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होगा, लोकसभा, और दूसरा क्या होगा, राज्यसभा। क्या, राज्यसभा। इसमें क्या होता है, संसद के बारे में मैंने बताया कि संसद जो होती है ये आर्टिकल नंबर कितने आती है, 79 में, और लोकसभा आर्टिकल नंबर 16, हाँ इसका आता है, राज्यसभा आता है 80 पे और लोकसभा आता है 81 में। लोकसभा में क्या होता है, इसमें बहुमत दल का नेता जो होता है इसका कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और राज्यसभा में क्या होता है, सभापति और उपसभापति होते हैं। कौन, सभापति और उपसभापति होते हैं। ये कौन होते हैं सभापति, ये भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का उपसभापति होता है। वाइस प्रेसिडेंट इसमें कौन है, आपको बता देना है कि जगदीप धनखड़। क्या, जगदीप धनखड़ जो है इस समय वाइस प्रेसिडेंट हैं भारत के। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का वास्तविक हेड होता है। जब पूछेगा लोकसभा का वास्तविक हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री। जब पूछेगा नाम मात्र का हेड कौन होगा, राष्ट्रपति। पूरे संसद का नाम मात्र का हेड होता है। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब जो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 का है, इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया शिक्षा, क्या शिक्षा जो है, शिक्षा को क्या होता है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्या, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है शिक्षा वाला, ये किस में जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में। याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, शिक्षा को जोड़ा गया। बाकी जो 10 मौलिक कर्तव्य थे किसमें जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें क्या हो गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने, 10 मौलिक कर्तव्य। याद रखना, मौलिक कर्तव्य जो है जब भारतीय संविधान बना था उसमें मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, 0। याद रखिएगा, जब भारतीय संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य कितने थे, 0। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। ये चीज़ हो गया। इसी जो क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लघु संविधान। क्या, लघु संविधान। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन किया गया, बहुत सारे संविधान में परिवर्तन किया गया। जैसे क्या किया, इसमें इसी में ही क्या जोड़ा गया, अखंडता। क्या, अखंडता। संविधान में अखंडता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। क्या, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष, 3 चीज़ को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो बताना है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी में क्या किया गया, कुछ राज्य सूची के विषय को निकाल करके समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। किसमें, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। जैसे जैसे कौन कौन से विषय थे तो बता दीजिएगा। वन इज यू माप तौल। क्या, माप तौल,
माप तौल और शिक्षा, क्या माप तौल और शिक्षा, ये सब किस विषय की सूची के हैं? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कि कौन कौन होता है? राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों का सम्मिलन होता है। ठीक, मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ऊपरी और निचले सदन को। देखिए मैंने क्या बताया, एक होती है संसद होता है, ठीक, संसद में दो भाग होते हैं इसके, कौन कौन होता है? पहला और दूसरा। पहला होता है कौन? लोकसभा, और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। ठीक, ये होता है आपका राज्यसभा। अब इसमें देखिएगा राज्यसभा का जो हेड होता है ये होता है कौन? सभापति होता है, क्या? सभापति। और इसका जो हेड होता है, लोकसभा का हेड होता है, वो लोकसभा अध्यक्ष होता है, क्या? लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ये इसका हेड होता है। ठीक, लोकसभा का अध्यक्ष, जितने भी सुनवाई होंगी उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, लेकिन राज्यसभा में जितनी सुनवाई होंगी सबकी अध्यक्षता सभापति करेंगे। लोकसभा का जिक्र कितना किया गया? आर्टिकल नंबर 81, इसमें कितना? 80। संसद किसका हो गया? 79। ठीक, उसके बाद जो लोकसभा है इसे बोलते हैं निम्न सदन, क्या? निम्न सदन। निम्न सदन जब पूछेगा किसे बोलते हैं तो लोकसभा को। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। ठीक, उच्च सदन जो है राज्यसभा को बोला जाता है। उसके बाद लोकसभा को ही बोलते हैं जनता का सदन, क्या? जनता का सदन, क्योंकि इसमें क्या होता है? जनता के द्वारा चुने गए सभी लोग इसी में बैठते हैं। लोकसभा की सीटें इस समय कितनी हैं? 245 जो है, इसमें प्लस 12 मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के बारे में आपको बता दें, कार्यकाल इनका कितना होता है? इसमें सदस्यों का कार्यकाल तो 6 साल का होता है। कितने साल का? 6 साल का सदस्यों का कार्यकाल होता है, लेकिन 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 साल पे क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। 2 साल पे रिटायर होते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ये 5 साल का टेन्योर होता है। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है ये 5 साल का होता है। लेकिन राज्यसभा क्या होती है? पूछे जाए कौन सी सदन ऐसी है जो विघटित नहीं होती है, तो आपको बताना है कि राज्यसभा जो है कभी भी विघटित नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका तो कार्यकाल 6 साल का होता ही है, लेकिन इसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल पे क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक, इस तरीके से ये हो गई चीज़ें। और सबसे ऊपरी सदन के बारे में क्या बताया? ऊपरी सदन कौन सी है? राज्यसभा। निचला सदन क्या है? लोकसभा। विधानसभा और विधान परिषद सेम इसी तरीके से है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाँ देखिए संसद के बारे में देख लीजिएगा। ये नया संसद का निर्माण हो रहा है, आपको माइक में विजिबिलिटी दिख रही होगी। ये आपका जो इसका ठेका कौन ले रखा है? L&T, लार्सन एंड टर्बो जो है ये नया संसद भवन का निर्माण कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस नया संसद का विकास किया जा रहा है। अब भारत का संसद कुछ इस प्रकार का होगा, देखने में ही लग रहा है। इसके पहले वो अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन हम लोग क्या है, हम अंग्रेजों के द्वारा किसी भी चीज़ को अब यूज़ नहीं करेंगे। ये देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कितना बेहतरीन तरीके से इसे सजाया गया है। एकदम लोटस टेम्पल वाली आपको फीलिंग आ रही होगी। जो कहाँ पे है? लोटस टेम्पल कहाँ पे है? दिल्ली में है। अक्षरधाम कहाँ पे है? अक्षरधाम आपका भी दिल्ली में है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में इसको सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित। शु मतलब होता है सुंदर तरीके से मिलान करना है, अच्छी तरीके से। कैसे करना है? यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कैसे हुआ और उनका स्थापना वर्ष कैसे हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत में कब आई? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कितने में आए थे? 1498 में आए थे। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कब आई थी? 1600 ईस्वी में आई थी, ये भी राइट है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? डच आई थी 1602 में आई थी, ये भी सही है। उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1664 में आई थी। आइए एक मैप के बारे में हम समझते हैं। देखिए ये भारत का मान लीजिए मैप हो गया। ठीक, ये मान लीजिए भारत का आपका ये मैप हो गया। ठीक, ये मान लीजिए नक्शा हो गया। हमको बनाने तो उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन फिर भी समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। देखो ये भारत का नक्शा हो गया। इसमें क्या हुआ? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन कौन? देखो 1492 में एक पुर्तगाली था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था कोलंबस। ये तो कोलंबस जो था ये तो निकला यूरोप से निकला। कोलंबस जो है यूरोप से निकला, लेकिन आपका यहाँ पे यूरोप वाला पार्ट है, यहाँ से कोलंबस निकलता है, यहाँ से आते आते घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया? नॉर्थ अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका की खोज किया। अगर पूछेगा नॉर्थ अमेरिका की खोज किसके द्वारा किया गया? कोलंबस के द्वारा। उसके बाद 1492 के बाद 1498 में एक जो था वास्को डी गामा, ये सब पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा जो था ये भारत की खोज पे निकला। ये क्या हुआ? केप ऑफ गुड होप, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे होगा एक साउथ अफ्रीका का मैप तो लगाया नहीं हो, लेकिन फिर भी समझिएगा। ये वास्को डी गामा यूरोप से चला, यूरोप से होते हुए तो ये केप ऑफ गुड से होते हुए इन्होंने कहाँ पहुँचा? ये केरल, आपको दिख रहा है ये केरल। क्या? केरल का। केरल में एक
कोचीन बंदरगाह है, कहाँ पे, केरल के कोचीन बंदरगाह के ये पहुंचा वास्को डी गामा। जब पूछेगा भारत की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपको बताना है कि वास्को डी गामा, इन्होंने क्या किया, भारत की खोज किया। तो ये केरल में जब पहुंचे तो यहाँ पे एक राजा था, क्या, केरल का एक राजा उस समय कौन था, जमोरिन, क्या, जमोरिन। जब पूछेगा कि वास्को डी गामा जब केरल के कल्लिकड़ बंदरगाह पहुंचा, कहाँ पे, कल्लिकड़ बंदरगाह पे पहुंचा, तो उस समय इसका स्वागत कौन किया, तो आपको बताना है कि उस समय कौन राजा था, जमोरिन। जमोरिन ने उनका बहुत भव्य स्वागत किया। तो ये यहाँ कुछ दिन तक रुके ठहरे, उसके बाद क्या किए, यहाँ से पलायन हो गए, यूरोप गए, तो वहाँ बेचे जो सामान यहाँ से मसाला वसाला लेके गए थे, उनको 60 गुना फायदा हुआ। कितना गुना, 60 गुना फायदा हुआ। तब तो सोचे यूरोप वाले, ओहो भारत में बहुत ज़्यादा माल है, एक काम करते हैं, चलो भारत में क्या करते हैं हम लोग, आके यहाँ व्यापार करते हैं। इसलिए समुद्री मार्ग की पहले खोज किसको श्रेय जाता है, तो पुर्तगालियों को सबसे पहले भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। देखिए इसमें क्या है कि जो भारत में सबसे पहले आएगा, पूछेगा पुर्तगालियों के आने का क्रम, कौन कौन से पुर्तगाली आए। देखो पुर्तगाली पहले कौन आया, सबसे पहले पुर्तगालियों का जो वायसराय बन के आया फ्रांसिस डी अल्मीडा। क्या, फ्रांसिस डी अल्मीडा। ये क्या था, ये पुर्तगालियों का सबसे पहला वायसराय था। सबसे पहला क्या था, वायसराय। पूछेगा सबसे पहला पुर्तगालियों का वायसराय कौन था, फ्रांसिस डी अल्मीडा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही शुरू किया एक क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जो भारत था, क्या, ये भारत का आप मान लीजिए मैप है, जो भारत के नीचे ये क्या है, हिंद महासागर का क्षेत्र है। इन लोगों का ये था कि हम हिंद महासागर में पूरा अपना वर्चस्व जमा लें। क्यों, क्योंकि यहाँ से नौका के द्वारा यूरोप क्षेत्र में अपना माल ये लोग ले जाने के लिए आराम से ले जाएंगे, और इसी के लिए जो हिंद महासागर है यहाँ पे ये लोग कब्जा करके बाकी जो कंपनियाँ की गाड़ी आती थी यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, अच्छा खासा पैसा वसूल करते थे। ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपसे पूछ सकता है नीना डी कुनहा। क्या, नीना डी कुनहा। एक था क्या, नीना डी कुनहा। यही क्या था, पुर्तगाली, नीना डी कुनहा। जब पूछेगा नीना डी कुनहा ये कौन था, एक पुर्तगाली था। उसके बाद था अल्बुकर्क। क्या, अल्बुकर्क। एक था अल्बुकर्क, ये भी पुर्तगाली था। ये क्या था, पुर्तगाली था। इन्होंने क्या, बीजापुर के जो शासक थे, क्या, बीजापुर के शासक जो थे, एक थे आदिल शाह। क्या, आदिल शाह जो था बीजापुर का शासक था। इससे वो क्या किए, आदिलपुर के जो शासक, बीजापुर के आदिपुर के शासक, बीजापुर के शासक जो आदिलपुर था, यहाँ पे क्या किया, इन्होंने गोवा को जो है कब्जा में ले लिया। क्या, गोवा को कब्जा में लेने का श्रेय किसका आता है, अल्बुकर्क ने। कब लिया, 1510 में। उसके बाद गोवा को इन्होंने कब आज़ाद छोड़ा भारत से, कब, 1961। इसका मतलब भारत में आने वाले सबसे पहले कौन थे, भारत में आने वाले में सबसे पहले तो पुर्तगाली ही थे। क्या, पुर्तगाली। और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे, सबसे बाद में ही जाने वाले कौन थे, पुर्तगाली। पुर्तगाली ये गए कब, 1961 में ये लोग गोवा को छोड़ दिए यहाँ से, और 1510 में क्या किए, ये गोवा को अपनी पूरी हेड बना लिए थे। ये चीज़ें पूछेगा। उसके बाद पूछ सकता है कुछ चीज़ें और, जैसे कि गोवा के संबंध में पूछ सकता है। हाँ देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भारत में आने के क्रम सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए। इन्होंने गोवा को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद क्या किया, गोवा को अधीन करने के बाद इन्होंने 1510 में गोवा को जीता, किसके, बीजापुर के शासक आदिल शाह से। बीजापुर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो है 1961 में यहाँ से छोड़ के गए भारत। इसका मतलब जब पूछेगा सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली। पुर्तगाली कहाँ के थे, यूरोप के थे। ठीक, उसके बाद ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन है कि हाँ, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। क्या, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। देखो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, और ये जितने ये प्राचीन नाम है ये महाजनपद काल है। क्या, महाजनपद काल। महाजनपद काल, कितने महाजनपद थे टोटल आपको बताना है, 16 महाजनपद थे। इनकी संख्या कितनी थी, 16 इनकी संख्या थी। महाजनपद का अंगुत्तर निकाय। क्या, जब पूछेगा अंगुत्तर निकाय में किसका जिक्र किया गया है, तो आपको बताना है कि महाजनपद काल का जो जिक्र है वो अंगुत्तर निकाय में किया गया है। किस में किया गया है, अंगुत्तर निकाय में महाजनपद काल का जिक्र किया गया है। ठीक, ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जितने भी यहाँ पे महाजनपद दिए गए हैं। देखो उज्जैन महाजनपद की जो राजधानी थी, क्या थी, उज्जैन महाजनपद की वो थी अवंतिका। क्या, अवंतिका। तक्षशिला किसकी राजधानी थी, तक्षशिला किसकी राजधानी थी, रावलपिंडी। क्या, तक्षशिला है कहाँ पे, रावलपिंडी। रावलपिंडी पाकिस्तान में ये है तक्षशिला, रावलपिंडी पाकिस्तान। गांधार, जो गांधार क्षेत्र था वहाँ की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। क्या, तक्षशिला। उसके बाद कान्यकुंज, होटक, ये सब आपको हम बताते हैं। देखिए एक अच्छी तरीके से आप लोग उसको लर्न कर लीजिएगा। देखिए कुछ चीज़ें जो महाजनपद से संबंधित है उन सभी को एक बार में हम आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करते हैं। देखो
अंग महाजनपद, जब पूछेगा अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। क्या? चंपा। जब पूछेगा मगध राजधानी की क्या, मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी राजगिरी या वैशाली। क्या? राजगिरी बोले या बोलेगा वैशाली, ये किसकी राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। ठीक, अंग जनपद। उसके बाद आपको पूछ सकता है अंग मगध, हाँ विराटनगर। जब पूछेगा क्या विराटनगर किसकी राजधानी थी, तो बताना है कि विराटनगर जो है ये मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। उसके बाद पूछ सकता है इंद्रप्रस्थ। क्या? इंद्रप्रस्थ। आपको पता भी होगा कि दिल्ली का पुराना नाम क्या था? दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। दिल्ली किसका है? दिलवालों की नगरी है, दिलवालों की। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये आपको इंद्रप्रस्थ हो गया, दिल्ली हो गया, विराटनगर हो गया। हाँ, उसके बाद आपको बता सकते हैं कुछ। क्या? अस्मक का क्या था? अस्मक का पोटली या पोतीन? क्या पूछेगा? अस्मक, अस्मक का क्या था? पोटल या पोतनी। क्या? पोटन या पोतनी। ठीक, जब पूछेगा कि पोतनी। जब पूछेगा दक्षिण भारत, क्या दक्षिण भारत का एकमात्र यही है? क्या दक्षिण भारत का एकमात्र जो है महाजनपद कौन सा है? तो बताना है अस्मक। अस्मक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा भारत के बाहर कौन सा है? गांधार तक्षशिला। मैंने क्या बताया है, जो गांधार तक्षशिला है ये कहाँ पे पड़ता है? गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। ये कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पूछेगा भारत के बाहर कौन सा महाजनपद अवस्थित है? तो गांधार जो है तक्षशिला है, ये भारत के बाहर अवस्थित है। ठीक, उसके बाद एक पूछ सकता है मथुरा से। क्या? मथुरा का जो इंपॉर्टेंट है सूरसेन। क्या? सूरसेन ये कहाँ पे अवस्थित है? तो बता देना है सूरसेन ये मथुरा में। क्या? मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। ठीक, ये चीज़ें। उसके बाद कुछ और पूछ सकता है, मान लीजिए आपको पूछ सकता है अशोक, हाँ सूरसेन का मथुरा हो गया। उसके बाद वज्जी, क्या मान लो पूछ लेगा वज्जी की क्या है? वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। वैशाली हो या हो मिथिला, क्या या तो हो मिथिला या हो विधेय। क्या? विधेय। ये सभी कहाँ की हैं? वज्जी की राजधानी है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। समान वर्षा वालों क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? ठीक, क्या जहाँ पे वर्षा समान हो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो आपको देखिए क्या होगा, एक आइसोबार लिखा है। बार मतलब होता है दाबमान। आपको पता होगा दाब, दाब की इकाई पास्कल, बार, ये सभी किसकी इकाई हैं? प्रेशर यानी दाब की इकाई है। तो बार मतलब होगा ये किससे संबंधित होगा? जहाँ पे समान दाब होगा। क्या? समान दाब होगा, वहाँ पे आइसोबार होगा। आइसो हाइट, आइसोथर्म। आइसो हाइट मतलब होता है चूँकि बारिश एक हाइट पे होती है, इसलिए आइसो हाइट मतलब होता है समान वर्षा वाले क्षेत्र। क्या? जहाँ पे वर्षा क्या होती है? समान वर्षा होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? आइसोथर्म। आइसोथर्म इन द सेंस क्या आ गया? आइसोथर्म मतलब हो गया कि जहाँ पे थर्म मतलब थर्मल, थर्मल से आप थर्म करेंगे, थर्म मतलब ऊष्मा, इसका मतलब जहाँ पे ऊष्मा क्या होगी? समान होगी। क्या? ऊष्मा समान होगी, वो होगा आइसोथर्म। फिर क्या हो गया? आइसोहेलाइन। हेलाइन मतलब हैलोजन से आप इसको कंटेक्ट करिए, क्योंकि हैलोजन तत्व जो होते हैं वो लवण होते हैं। इसका मतलब जहाँ पे होगा क्या? समान क्या होगी? समान लवणता होगी, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे आइसोहेलाइन होगा। ठीक, आइसोबार। उसके बाद ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आइसो मतलब ही होता है जहाँ पे कोई चीज़ समान हो, वहाँ पे होगा आइसो का जिक्र होगा। तो समान वर्षा मतलब क्या हो जाएगा? आइसो हाइट। क्या? आइसो हाइट मतलब समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने का कार्य आइसो हाइट का होता है। ठीक, आइए देखिए मिनी माता रोग। क्या? ये बहुत कॉमन डिजीज़ है। क्या? मिनी माता रोग। ये किससे होता है? आपको बताना है कि मिनी माता, जब माता, यहाँ पे क्या है? माता जी हैं। जब माता जी का पारा कभी कभी घर में हाई होता होगा तो आपको एक लपट चिराग से मार देती होंगी, तो आप चिचियाते होंगे। तो वही चीज़ है मिनी माता। माता क्या होगा? माता का जब पारा हाई होगा, इसका मतलब मिनी माता रोग किससे होगा? पारा से होगा। ठीक, क्या होगा? पारा से होगा। अब देखिए क्या पूछता है कि कैडमियम की कमी से क्या होगा? आपको बता देना है कि इटाई रोग। क्या? इटाई जो रोग है ये किसकी कमी से होगा? तो कैडमियम की कमी से होता है। किसकी कमी से? कैडमियम की कमी से। जिंक का क्या होता है? Zn, इसका सिंबल होता है। पारा का सिंबल क्या होता है? आपको बताना है लेड यानी PbHg, सॉरी क्या? पारा का सिंबल क्या होता है? आपको बता देना है कि Hg। क्या मित्रों? Hg पारा का सिंबल होता है। ठीक, ये क्या होता है? पारा जो होता है द्रव अवस्था में होता है। क्या? ये जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। किसमें? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक, ये बातें आप ध्यान रखिए। सीसा क्या होता है? लेड। जब पूछेगा अतिशीतित द्रव। क्या? अतिशीतित द्रव।
अति शीतित द्रव क्या है, तो बता दीजिएगा कि ये भी क्या है, पारा है। ठीक, उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, हिस्टोलॉजी। क्या हिस्टोलॉजी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो बता दीजिएगा मेयर। मेयर जी के द्वारा हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। हिस्टो मतलब ऊतक से संबंधित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया, कोशिका की खोज किया। अगर कोई पूछेगा सबसे पहले कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट हुक। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका, उसे हम हुक के द्वारा पकड़ खींचते हैं, इसे पकड़ खींच लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा, हुक लगा खींचते हैं, इसका मतलब कोशिका। कोशिका की सबसे पहले खोज किसके द्वारा की, रॉबर्ट हुक। लेकिन कैसी थी, ये डेड थी। डेड मतलब मरी हुई कोशिका थी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जब जीवित कोशिका की खोज पूछेगा तो आप बताने एंटोनी वान, क्या, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक जो है, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक, क्या, ल्यूवेनहाक के द्वारा सबसे पहले कोशिका, जीवित कोशिका, जब पूछेगा क्या, जीवित सेल की खोज किसके द्वारा किया गया, तो बता दीजिएगा एंटोनी वान ल्यूवेनहाक के द्वारा किया गया। ये चीज़ हो गया। उसके बाद स्लाइडन और स्वान, एक वैज्ञानिक थे स्लाइडन और स्वान, इनके भी द्वारा कोई खोज किया गया। जैसे होगा जीव विज्ञान की खोजकर्ता कौन थे, तो बता दीजिए कौन थे, अरस्तु थे। कौन, अरस्तु थे। पूछ सकता है आखिर राइबोसोम की खोजकर्ता, जिसमें हाँ केंद्रक की खोज किसने किया, तो बता दीजिए केंद्रक की खोज करता रॉबर्ट ब्राउन। कौन भैया, रॉबर्ट ब्राउन। देखिए सर, आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेहतर समझ में आ रहा होगा, इसी तरीके से मैं पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूँ। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला, कि रक्त समने में किस तत्व की मुक्त भूमिका होती है, मतलब ब्लड जो क्लॉटिंग होता है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी भूमिका होती है, तो जो कैल्शियम नामक तत्व होता है इसमें ब्लड क्लॉटिंग जो होता है उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर पूछेगा कौन सा विटामिन होता है, जब पूछेगा विटामिन कौन सा होता है, तो बता दीजिएगा जो विटामिन के होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, थ्रोम्बिन। क्या, थ्रोम्बिन जो प्रोटीन होता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत सहायक होता है। जब प्रोटीन पूछेगा तो आप बताइए थ्रोम्बिन, जब विटामिन पूछेगा विटामिन के। वैसे पूछेगा कि हिपैरिन, आपको पता होगा कि जो आपका शरीर होता है उसके अंदर खून लगातार बहता रहता है, किसके कारण, हिपैरिन जो होता है ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने, मतलब खून का जो थक्का होता है ये नहीं बनने देता है, किसके अंदर, शरीर के अंदर। क्या, अगर शरीर के अंदर आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो खून नहीं बहेगा तो आप क्या हो जाएंगे, मृत अवस्था में हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है, हिपैरिन जो होता है शरीर के अंदर ब्लड के क्लॉट को रोकता है। ब्लड में मैंने आपको बताया था एक दिन, रक्त में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। क्या, प्लेटलेट्स। ये जो होते हैं ब्लड के 3 पार्ट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या कहते हैं, लाल रेड कर्पस। क्या मतलब, लाल रंग की कोशिकाएं होती हैं। डब्ल्यू मतलब सफ़ेद रंग की कोशिकाएं होती हैं, सफ़ेद ब्लड क्लासेस यानी वाइट ब्लड कॉर्पल्स, रेड ब्लड कॉर्पल्स। प्लेटलेट्स, अब देखो लाल रंग की जो कोशिकाएं होती हैं ये शरीर में पाई जाती हैं, ये कॉन्वेक्स होती हैं, उत्तल होती हैं, अवतल होती हैं। एक दिन इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से डिटेल्स में पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग इसे अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है। क्या, सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है। देखो सबसे प्राचीन लिपि तो एक खरोष्टी लिपि हो गया, एक ब्राह्मी लिपि, प्राकृत और सिंधी। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। ठीक, उसके बाद खरोष्टी लिपि क्या होती है, ये क्या होती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्या, दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक, खरोष्टी लिपि दाएं से क्या लिखी जाती है, बाएं लिखी जाती है। उसके बाद एक सिंधी लिपि है, सिंधी और प्राकृतिक। हिंदी भाषा का उदय किससे हुआ है, हिंदी भाषा का उदय हुआ देवनागरी लिपि से। क्या, जब पूछेगा हिंदी भाषा का उदय किससे हुआ है तो आपको बता देना है कि देवनागरी लिपि से। किससे, देवनागरी लिपि से हिंदी भाषा का उदय हुआ है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि हिंदी के बाद अंग्रेजी नहीं सॉरी हाँ, उर्दू भाषा का उदय किससे हुआ है, उर्दू भाषा का उदय किस लिपि से हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है, भूगोल का जनक। जितने भी जनक से संबंधित क्वेश्चन है आप लोग उसे याद रखिएगा, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन पर हिसाब से पूछा जाता है। भूगोल के जनक कौन होंगे, आप देखिए हिकैटियस। क्या, हिकैटियस जो है ये भूगोल के जनक हैं। ठीक, भूगोल के जनक कौन है, हिकैटियस। उसके बाद हेरोडोटस क्या है, अलेक्जेंडर इरोस्टोथेनिस। देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक बार बताया था। हाँ देखो साइंस में क्या बताया, अरस्तु के जनक कौन बताया मैंने, अरस्तु जो है ये किसके जनक है, जीव विज्ञान। जब पूछेगा जीव विज्ञान के जनक कौन है आप बता दीजिएगा अरस्तु हैं। इरेस्टोस्थेनोज, क्या इरेटोस्थनीज क्या है, ये इतिहास का जनक है। किसका, इतिहास के जनक के बारे में पूछा गया तो ये है। सबसे गणितज्ञ क्या है, गणित के जनक कौन है, रामानुजम।
क्या रामानुजम को गणित का जनक कहा जाता है। गणित का जनक किसे कहा जाता है? रामानुजम। ये अपने यहाँ के थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे रामानुजम, ठीक। उसके बाद पूछ सकता है लघुगणक, क्या लघुगणक आप लोग मैथ में पढ़े भी होंगे। लघुगणक के जनक कौन होंगे? जॉन नेपियर, क्या जॉन नेपियर ये लघुगणक के जनक हैं, ठीक। उसके बाद पूछ सकता है इनके अलावा अर्थशास्त्र, क्या अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? तो आप बता दीजिएगा। अर्थशास्त्र के जो जनक हैं चाणक्य, चाणक्य के साथ हो गया आपका, इसी का नाम है उपनाम विष्णुगुप्त, चाणक्य का विष्णुगुप्त पूछेगा, या पूछ सकता है कौन? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों नाम जो है सेम है, ठीक। आइए क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं? क्या पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं? देखिए तो साउथ अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका का है, ये पक्षियों का महाद्वीप है। देखिए इसके बारे में एक अच्छी तरीके से मैप के थ्रू समझाने का पूरा हम बेहतर प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले पूछेगा भूमध्य रेखा, आपको दिख रहा होगा ये भूमध्य रेखा है क्या? हाँ देखो ये आपको दिख रहा है ये भूमध्य रेखा है। क्या भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका से होती गई है? कितने राज्यों से होकर जाती है? सबसे पहले बताना भूमध्य रेखा पर कौन सा शहर स्थित है। आप बता दीजिए क्योटो शहर, क्या क्योटो शहर। ये क्योटो क्या है? इक्वाडोर की राजधानी है। ये कहाँ पे है? पूरी तरीके से भूमध्य रेखा पर स्थित अवस्थित शहर है। पूछ सकता है कि दक्षिण अमेरिका में इसकी सबसे बड़ी सबसे बड़ा पहाड़ कौन? सबसे बड़ी क्या होती है? पर्वतमाला। आप बता दीजिए कि यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला, क्या एंडीज पर्वतमाला जो है ये दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंची पर्वतमाला है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन है? एंडीज। उसके बाद क्या एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी पूछेगा तो आप बताइए क्या? माउंट एकांगुआ। क्या माउंट एकांगुआ जो है ये जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी हो गई। उसके बाद पूछ सकता है कि आखिर दक्षिण अमेरिका कौन से लैंड लॉक कंट्री यानी स्थल और दो देश जो हैं दो ही हैं, एक बोलोविया हो गया, एक पराग्वे। क्या बोलोविया और पराग्वे, बोलोविया प्लस पराग्वे जो है ये दक्षिण अमेरिका के जो है दो स्थल अवरुद्ध देश हैं। क्या स्थल अवरुद्ध? जब पूछेगा स्थल अवरुद्ध कितने देश हैं तो आप बता दीजिएगा 2, ठीक। उसके बाद पूछ सकता है इसमें सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश है? ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा देश है, ठीक। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश कौन है दक्षिण अमेरिका का? को ब्राज़ील है, ठीक। क्या ब्राज़ील है, ठीक। उसके बाद मान लीजिए आपसे पूछ सकता है कि ब्राज़ील के बारे में, एक मिनट रुकिएगा। देखिए हाँ ब्राज़ील के बारे में क्या क्या पूछ सकता है तो ब्राज़ील के क्या बोलते हैं? यहाँ पे काफ़ी के बागान को सबसे ज़्यादा काफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है। काफ़ी के बागान को क्या बोलते हैं? फैजेंडा। क्या फैजेंडा जो है काफ़ी के बागान को बोलते हैं। उसके बाद साओ पोलो, क्या जब पूछेगा साओ पोलो ये क्या है? साओ पोलो जो है ये काफ़ी क्या है? बंदरगाह है। जब पूछेगा काफ़ी बंदरगाह कहाँ पे है? साओ पोलो उसका नाम है। ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में। सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है दक्षिण अमेरिका का? आपको बता देना है सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे बड़ा जो ब्राज़ील के अंदर अवस्थित है सबसे बड़ा देश कौन सा है? रियो डे जेनेरियो। क्या रियो डे जेनेरियो? इतना आपको ब्राज़ील के बारे में याद रखना है। उसके बाद क्या है कुछ जो चिली, क्या सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे बड़ी झील जो है टिटिकाका झील। क्या टिटिकाका झील कहाँ पे है? टिटिकाका झील आपको चिली और बोलोविया की सीमा पे दिखेगा, ठीक। आइए आज की क्लास का हम समापन करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक मित्रों जय हिंद, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।